नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी, मेरी जनहित याचिका का छठा भाग। मैंने संपा जी के घर के पास ही मकान लेना तय किया था, इसलिए ब्रोकर को वही जगह बताई। तीसरे दिन उस एरिया में उसने कई मकान दिखाए, उन्हीं में से एक मैंने ले लिया। वह कुल मिलाकर एक छोटा सा अपार्टमेंट था। आने जाने के टाइम को लेकर वहाँ कोई बंदिश नहीं थी। लैंडलॉर्ड कहीं बाहर रहता था और मैंने 1 BHK फ्लैट लिया था। फ्लैट में ताला लगाकर जब घर पहुंचा तो मंडली को मैंने बताया, पूरा झूठ बताया कि मेरे फादर एक दो महीने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। यहाँ एक और व्यक्ति के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए जा रहा हूँ। अचानक यह जानकर मंडली बोली, अरे बोलते तो हम में से एक दो लोग कुछ दिन के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाते, ऐसे अचानक छोड़ने की जरूरत क्या है। मंडली को मेरा घर छोड़ना नहीं अखरा था, अचानक यूँ छोड़ना अखरा था, लेकिन मैंने तय कर लिया था तो शिफ्ट भी कर गया। मैं अपने नए ठिकाने पर मंडली को बुलाना नहीं चाहता था। सच यह था कि मंडली से अब संपर्क ही नहीं रखना चाहता था। कम से कम बात की और एड्रेस वगैरह भी नहीं बताया। उनमें से किसी ने पूछा भी नहीं। हालांकि यह फैसला लेना मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि इस मंडली ने कई मौक़ों पर मेरी बड़ी मदद की थी और मैं यह भी जानता था कि मंडली मेरे इस आचरण पर मुझे एहसान फरामोश जरूर कहेगी। लेकिन हतप्रभ कर देने वाली रेप पार्टी ने मेरा मन ऐसा तोड़ा, ऐसा विरक्त हुआ कि मैं चाहता तो भी अपना फैसला नहीं बदल सकता था। संपा के करीब घर लेने का मेरा मकसद एक ही था कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी मैं उन्हें अपने दिमाग में बराबर बसा हुआ पा रहा था। मुझे लगता जैसे वह मुझे खींच रही हैं। उनका रूखा तेज तर्रार व्यवहार न जाने क्यों मुझे सम्मोहित कर रहा था। प्रोफेसर द्वारा मना करने के बावजूद मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा था, इसलिए मैं मिलने के रास्ते ढूंढने लगा। जिस रास्ते से वह निकलती जानबूझकर उसी रास्ते पर जाता है। मुझे यह तरीका स्कूली लड़कों वाला बचकाना सा लगा, लेकिन सफल हुआ और कई मुलाकातें हुई। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ नमस्कार करता। वह जवाब हालांकि बेरुखेपन से ही देती। कुछ और रास्ता निकालने की सोच ही रहा था कि एक दिन अचानक ही वह फिर मिल गई। इस बार उन्होंने पूछ लिया कि इधर कोई काम करते हैं जो आप बराबर आना जाना रहता है आपका। मतलब साफ था कि वो मुझे पहले भी देख चुकी थी। सिरा चोर मुझे दिख गया तो मैंने पकड़ने में देरी नहीं की। मैंने छूटते ही बता दिया कि मैं यहीं पास में रहता हूँ। जिस कंपनी में काम करता हूँ वह भी यहाँ से करीब है। वह अब भी बेरुखी ही शो करती रही, लेकिन मैं बोलता जा रहा था। मैंने कहा मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। किसी कॉलेज में जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तैयारी ठीक नहीं है। इस इत्तेफाक से आप मिल गई हैं तो मैं यह रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे मेरे सब्जेक्ट पर कुछ ऐसी तैयारी करा दी जिससे मैं इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर सकूँ। मेरी इस बात पर वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं आपकी क्या तैयारी कराऊंगी? डॉक्टरेट आपने की है, मैंने नहीं। उनकी यह बात मुझे चाबुक से लगी, लेकिन मैं किसी भी सूरत में अवसर चूकना नहीं चाहता था, तो तुरंत अपनी जेब छिपाते हुए बोला, मैंने डॉक्टरेट कैसे की है यह आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास इन सब चीज़ों को फेस करने का एक शार्प विजन है। आप तरीका जानती हैं, थोड़ा सा गाइड कर देंगी तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। मैं अपने करियर को सही रास्ते पर बढ़ा सकूँगा। अचानक मेरे दिमाग में आया कि यह पैसे के लिए काम करती हैं, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि आपकी जो भी फीस होगी वह मैं दूँगा। फीस की बात आने पर वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, आपके प्रोफेसर साहब क्या आपको कुछ नहीं बताते? अब मैं फिर फंस गया, लेकिन बात को संभालते हुए कहा, एक्चुअली वो समय नहीं निकाल पाते। दूसरे यहाँ से इतनी दूर है कि रोज़ जॉब के कारण पहुँच पाना मुश्किल हो रहा है। जब मिलते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं। आप यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, तो मैंने सोचा आपसे मदद ले लूँ। जितना समय मैं प्रोफेसर साहब के पास जाने में लगाऊंगा, उतने समय में आपसे बहुत कुछ जान लूँगा। मैंने संपा जी के लिए जब कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो उन्होंने फीस पर मामला अटका दिया। आखिर
मैंने उनके ही हिसाब से इसका भी हल निकाल दिया कि घंटे के हिसाब से पेमेंट दूंगा। टाइम के लिए यह तय हुआ कि जब उनके पास समय होगा तो वह मुझे फ़ोन कर दिया करेंगी। इस तरह उनसे मिलने का रास्ता निकल आया। मैंने प्रोफेसर को कुछ नहीं बताया, सोचा संपा जी उन्हें बताएंगी तो देखेंगे, उन्हें भी किसी तरह मैनेज कर लेंगे। पहली 2-3 मीटिंग तो इसी में निकल गई कि मुझे समझना जानना क्या है और उन्हें समझाना क्या है। ज़्यादातर बातें बस इधर उधर की हुई। इस दौरान काफ़ी सिगरेट भी चली। चौथी बार जब मैं पहुंचा तो जिस ब्रांड की सिगरेट वो पीती थी वही सिगरेट और एक खूबसूरत सा लाइटर ले गया। मैंने सोचा नाराज़ ना हो जाए, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी लिया। यहाँ तक कि मुंह में सिगरेट लगाकर लाइटर मुझसे ही जलाने को कहा। यह मीटिंग सब जल्दी ही बड़े कम अंतराल पर होने लगी। मुझसे मेरे विषय के बारे में तो कम, हाँ, अन्य बातें ज़्यादा होने लगी। 1 महीना पूरा होने पर जब मैंने पेमेंट करने के लिए टोटल किया तो करीब 62 घंटे निकल रहे थे। बिल बड़ा लंबा हो गया था। मैं परेशान हो गया कि महीने भर की पूरी कमाई इन्हीं के हवाले हो जाएगी, लेकिन जो तय किया था उस हिसाब से मैं कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकता था। तो पेमेंट करने पहुंचा। उन्हें बताया, संपा जी इतने घंटे का इतना बिल हुआ है, आप अपना अकाउंट नंबर बता दें तो पैसा ट्रांसफ़र कर दूँ। यह कहने पर सिगरेट का एक कस लेकर मुझे देखा, फिर खिलखिला कर हंसी और कहा, बहुत इनोसेंट हो तुम, कोई इतनी फीस देता है क्या? इसके बाद उन्होंने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने को कहा। मैंने उन्हें बार बार थैंक यू बोला। एक बात ज़रूर थी कि मुझे मेरे विषय और इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाता है, इस बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई। कई बार उनकी बातें सुनकर मन में आता कि या तो प्रोफेसर साहब ने भी नहीं बताया। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। हमारे बीच का रिश्ता एक मेंटर और लर्नर से आगे जाकर क्लोज फ्रेंड में तब्दील हो गया। इस बीच में प्रोफेसर साहब से कई बार मिला, लेकिन उन्होंने संपा जी को लेकर कोई बात नहीं उठाई। मतलब साफ था कि संपा जी ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। हमारी मित्रता अब खाने पीने से आगे बढ़ चुकी थी। मेरे साथ अब वह घूमने भी चलने लगी थी। बड़ी चीज़ यह कि वह मुझे फालतू पैसे खर्च करने से सख्त मना करती। बीच बीच में जिद करके खुद भी खर्च करती, लेकिन अपनी फीस लेने में रियायत ना करती। जीवन के हर क्षेत्र को लेकर उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था कि जब उन्हें लगता कि मैं मित्रता की सीमा क्रॉस कर रहा हूँ तो बड़ी शालीनता से टोकती। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप मिस्टर समीर, इट्स अ मैटर ऑफ सेक्स, ओके। इतना ही नहीं, मुझे जरा भी एक्साइटेड पाती तो निसंकोच कहती, समीर मैं तुम में अपने लिए सेक्स डिजायर देख रही हूँ, हम अभी सिर्फ एक फ्रेंड हैं। या कहकर वह मुझे एकदम पानी पानी कर देती। मैं बगले झांकने लगता तो कहती, जो मन में हो उसे कहने की हिम्मत रखो। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम मेरे साथ इतना करीबी रिश्ता क्यों बनाना चाह रहे हो। मैं यह साफ कह दूँ कि मैंने अपनी जो दुनिया बना रखी है उसमें मैं कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो यही आश्चर्य में हूँ कि मैंने तुमसे फ्रेंडशिप ही कैसे बना ली। मुझे लगता है कि यह बन गई, मैंने बनाया नहीं। मैं नहीं समझ पा रही कि आखिर तुम मुझसे 10-12 साल छोटे हो, फिर यह रिश्ता मुझसे क्यों बनाना चाह रहे हो। आखिर क्या चाहते हो मुझसे वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग निकल सका कि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, रेगिस्तान से दूर हरी भरी वादियों में ले आना चाहता हूँ। इतना कहते हुए संपा जी बेहद गंभीर होकर बोली, क्यों लाना चाहते हो? क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा? फिर तुमने ये कैसे तय कर लिया कि मैं रेगिस्तान में हूँ? मैंने कहा, अकेलेपन को रेगिस्तान में अकेले रहने जैसा मानता हूँ। मैं अकेलेपन को रेगिस्तान में अकेले रहने जैसा मानता हूँ। मैं अकेले रह रहा हूँ और खुद को मैं रेगिस्तान में पाता हूँ और आप भी अकेले हैं। तो मैंने देखा कि मेरी इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो आगे भी बड़ी बेबाकी से कह दिया कि आप कहती हैं मन में जो आए उसे कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो आपकी इस बात से हिम्मत कर पा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप आज अपनी इस दुनिया से निकलकर एक रात मेरी दुनिया में मेरे घर पर बिताएं।
इससे मैंने जो रेगिस्तान की बात कही है उससे समझने में और आसानी होगी। मैंने सोचा था कि शायद वो मेरी इस बात पर शॉक्ड होंगी, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। शांत अपनी कुर्सी से उठी, मेज पर रखी सिगरेट निकाली, जलाकर कस लेती हुई कमरे की खिड़की के पास खड़ी हो गई। उनकी भाव भंगिमा बता रही थी कि उनके दिमाग में कोई गहन उथल पुथल मंथन चल रहा है। कमरे में असहनीय सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी कि आखिर संपा जी का जवाब क्या होगा। इनके अंदर कौन सा तूफान चल रहा है, वह किस रूप में बाहर आएगा। मैंने भी एक सिगरेट सुलगा ली और जब रहा नहीं गया तो बड़े सशंकित कदमों से उनके पीछे पहुंचा और डरते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाकर कहा, मेरी बात से यदि आपको कष्ट हुआ है तो मुझे बहुत दुख है। मैं फिर कहता हूँ कि मेरा खैर छोड़िए, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपनी बात खुलकर कह नहीं पा रहा था। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया में हो रही पल पल की देरी से मैं यही सोचने लगा कि मेरी बात से उनको कष्ट पहुंचा है और क्रोध की अधिकता के कारण वह बोल नहीं रही हैं। मुझे लगा कि सॉरी बोलकर चैप्टर क्लोज किया जाए। उनके कंधे से मैंने हाथ धीरे से वापस हटाना चाहा तो अचानक ही उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर कंधे पर रखे मेरे हाथ को हल्के से दबा दिया। उस स्पर्श में इतना अपनत्व था कि मैं सिहर उठा। मेरा पूरा बदन गनगना उठा। कोई बोल मुंह से ना निकले। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, मेरे हथेली को अपने हाथ में लिए लिए पलटी और बोली, यदि मैं यह कहूँ कि तुम खुद को हरी भरी वादियों में लाने के लिए मुझे माध्यम बना रहे हो तो? मैंने कहा, नहीं, आप ऐसा ना सोचें। हरी भरी वादियों की कोई अर्थवत्ता तभी है जब कोई अपना भी हो साथ में। हमें लगा कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे साथी साबित होंगे। मेरी इस बात पर वह बड़ी देर तक चहलकदमी करने, सिगरेट पूरी करने के बाद बोली, ओके, आज रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर बिताऊंगी। देखूंगी कि तुम मेरी रेगिस्तान बनी दुनिया में कितनी हरियाली बिखेर पाते हो। संपा जी की आवाज़ अजीब सी हो रही थी, जैसे वो किसी विशाल एकदम खाली हाल में बोल रही हूँ। उनके इस जवाब से मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने दोनों हाथों से उनके कंधों को हल्के से पकड़ कर कहा, थैंक यू। मैं आपको लेने कितनी देर बाद आ जाऊँ? उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया। साथ ही यह कहना ना भूली कि समीर, किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं ओके कहकर घर आ गया। घर की हालत ठीक की। इसमें मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया। मेरे पास कुल 3 घंटे थे। फिर भी जितना काम था उस हिसाब से समय कम था। मैंने एकदम आखिर में संपा जी की पसंद के हिसाब से एक बढ़िया होटल से डिनर, शानदार विस्की, सिगरेट सब ला कर रख दिए। रूम फ्रेशनर पूरे घर में स्प्रे कर दिया और ठीक 9 बजे संपा जी के सामने हाजिर हो गया। मुझे डर था कि लेट ना हो जाऊं, लेकिन एग्जैक्ट 9 बजे पहुंच गया था। मुझे देखकर वह मुस्कुराई। मैंने कहा, मैं लेट तो नहीं हुआ? तो वह बोली, नेवर। उनकी आंखें, उनका चेहरा देखकर मुझे लगा जैसे वह मेरे जानने के बाद देर तक खूब रोई हैं, लेकिन मैंने कुछ पूछना उचित नहीं समझा। मैंने सीधे कहा, आप तैयार हैं? टाइम हो गया है। मैंने देखा कि उन्हें मैं जैसा छोड़ गया था वह बिल्कुल वैसे ही हैं। एस्ट्रे में सिगरेट के टुकड़े बता रहे थे कि उन्होंने 3 घंटे में 8-9 सिगरेट पी डाली है। उन्होंने कहा, ठीक है बैठो, बस चेंज कर लूँ फिर चलती हूँ। अस्त व्यस्त संपा जी मेरे बैठने का इंतजार किए बिना बाथरूम गई। हाथ मुंह धोकर आई, अलमारी से कुर्ती जीन्स निकाली, फिर इशारे से ही मुझसे मुंह दूसरी तरफ घुमा लेने को कहा। मैं तुरंत दूसरी तरफ घूम गया। वहाँ चेंज करने के लिए कोई दूसरा स्पेस नहीं था। वह चेंज करती हुई बोली, तुमने आज यह अचानक ही कह दिया, पहले कभी ऐसा कोई संकेत दिया ही नहीं। मैं अब भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे चलना चाहिए कि नहीं। मैंने तुरंत कहा, मैं समझता हूँ कि यदि कदम उठ जाए तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। हमें कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए, उसे ही सही गलत तय करते हुए देखते रहना चाहिए। मेरी इस बात पर वह बोली, शायद इस समय मैं यही कर रही हूँ।
मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी बातों में क्या था। ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसने मुझे मेरी दुनिया से बाहर आकर कुछ और देखने के लिए निकाल लिया। मैंने कहा, मैं आपको क्या बताऊं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शायद यही नियम हम दोनों के बीच भी खुद को साबित कर रहा है। इस पर वह हंसती हुई बोली, पता नहीं क्या। खैर, तुम मुड़ सकते हो। मैं फिर से उनकी तरफ मुखातिब हुआ। उन्होंने चेंज कर लिया था। बालों में जल्दी जल्दी 8-10 कंघी कर पिन लगाया, अपना हैंडबैग लिया, मोबाइल उठाया, बोली, चलो। इस यकीन के साथ चल रही हूँ कि जैसा तुम कह रहे हो मुझे वैसा ही अनुभव मिलेगा। उनकी इस बात पर मैंने इतना ही कहा, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी। बाहर आकर बाइक स्टार्ट की। जब वह बैठ गई तो मैंने उनसे कहा, मैंने सोचा कि एक टैक्सी कर लूँ। फिर आपकी बात याद आई कि फॉर्मेलिटी ना करने की आपने हिदायत दी है और आपकी किसी बात को मैं टालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा किया, मुझे बिल्कुल अच्छा न लगता यदि तुम टैक्सी लाते। बाहर का मौसम अच्छा खासा गुलाबी सा हो रहा था। मार्च का दूसरा हफ्ता था। हवा कुछ तेज और ठंडी थी। बाइक पर और अच्छी लग रही थी। संपा जी पीछे बैठी थी। उनके दोनों हाथ मेरी कमर के गिर्द कसे हुए थे। हम 6-7 मिनट में घर पहुंचे। गाड़ी खड़ी कर उन्हें लेकर ऊपर घर के सामने पहुंचा। अंदर दाखिल होने के लिए जब इंटरलॉक खोल रहा था तब वह बोली, बाहर कितना बढ़िया मौसम है, मन कर रहा है थोड़ी देर और घूमें। मैंने छूटते ही कहा, तो चलूं? तो वह हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। 6-7 मिनट के रास्ते में मैंने और संपा जी ने 2-4 बातों के अलावा और कोई बात नहीं की थी। अंदर आकर पहले मैंने उन्हें पूरा घर दिखाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको कोई असुविधा महसूस नहीं करें। यहाँ आप कोई असुविधा महसूस नहीं करेंगे। वह बोली, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसी सादगी में ही जीवन का सौंदर्य दिखता है। वह बालकनी में खड़ी होकर बोली, यहाँ इस ऊंचाई से बाहर का मौसम अच्छा लग रहा है। हवा रेशम सी फील दे रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बातों से मुझे लगा कि वह यहाँ आकर खुश हुई है। मुझे इससे बेहद खुशी हुई। मैंने टीवी ऑन कर दिया। तभी उन्होंने फिर सिगरेट सुलगा ली। मुझे भी ऑफर किया। स्टडी टेबल पर रखी फोटो देखकर बोली, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपके पेरेंट्स हैं? मैंने कहा, हाँ, माँ अब नहीं है। इस पर वह बोली, ओह, और पापा? मैंने कहा, वह लखनऊ में ब्रदर के पास रहते हैं। इसके बाद कुछ और बातें की। एक गिलास ठंडा पानी पिया और बोली, समीर, मैं सोच रही हूँ कुछ देर बालकनी में बैठते हैं। अभी तो 10 भी नहीं बजा है। वास्तव में उन्होंने मेरे मन की बात कह दी थी। मैंने 2 कुर्सियाँ वहीं डाली, बीच में एक छोटी टेबल रखी। वहीं बैठकर हमारी बातें फिर शुरू हुई। मैंने देखा संपा जी मूड में हैं और न जाने कितनी बातें कह देना चाहती हैं। अंदर कमरे में मैंने टीवी बंद कर दिया और म्यूजिक सिस्टम पर संपा जी की पसंद का सेमी क्लासिकल म्यूजिक ऑन कर दिया, जिसकी आवाज़ बालकनी में हम तक धीरे धीरे पहुंच रही थी। संपा जी रह रहकर बातें कर रही थी, मगर इन बातों में वह अपने बारे में कुछ नहीं कह रही थी। वह पूरे सिस्टम की बात कर रही थी। उन्हें वर्तमान सिस्टम में बहुत सी खामियां नज़र आ रही थी। उनकी बातें धीरे धीरे डेप्थ और ज़्यादा डेप्थ में जा रही थी। मेरे सामने एक नई संपा उभर कर आ रही थी। एक अलग ही तरह का संपा का जन्म हो रहा था। मैं अभिभूत हो रहा था। तभी उन्होंने पानी मांगा तो मैंने पानी के साथ ही विस्की के 2 स्मॉल पैक बनाए। आइस क्यूब डाले सामने रखते हुए कहा, मुझे लगता है ये माहौल को और बेहतर करेंगे। वह बोली, मैं कहने ही वाली थी। फिर एक सिप लेकर बोली, लगता है मेरी हर चीज़ को तुमने बड़ी बारीकी से रीड किया है। ये मेरा पसंदीदा ब्रांड है। मैंने कहा, मेरी कोशिश यही है कि जो भी करूं वह बेहतर हो। तुम अपनी कोशिश में अब तक सफल हो समीर। आगे के बारे में मैं नहीं जानती। इसके बाद संपा जी की नॉन स्टॉप बातें सिगरेट चलती रही। मुझे लगा कि ऐसे खाने का मज़ा चला जाएगा। 11 बज गए हैं, लेकिन बातें ऐसी थी कि मेरा भी उठने का मन नहीं कर रहा था। संपा जी की नज़र में देश बड़े गंभीर संकट से गुजर रहा है। वह खोखला हो रहा है।
यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या अन्य जगहों पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो हो रहा है वह वास्तव में साजिश है। आज़ादी के नाम पर विखंडन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। वह कहती कि यह सब विदेशी फंडिंग, विदेशी साजिश का परिणाम है। कुछ लोग इन्हीं के इशारे पर नाच रहे हैं। वह बोली, जानते हो समीर, हमारे समाज की मुख्य समस्या क्या है? मैंने कहा, नहीं। तो वह बोली, आश्चर्य, तुम्हें मालूम होना चाहिए। खैर, बताती हूँ। वह है धर्म की अफीम। पहले यह धर्म समाज को दिशा देता था, राजदंड के साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाता था। लेकिन अब धर्म लोगों में अफीम के नशे सा मिल गया है। लोगों को देश समय से कोई लेना देना नहीं है। सब अपने स्वार्थ से आगे सोचते ही नहीं। यह अफीम इतनी फैल चुकी है कि देश ही नहीं समेत या पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। तमाम देशों में भरे पड़े एटॉमिक वेपन इन अफीमचियों के हाथों में कभी भी पड़ सकते हैं और यह स्थिति बंदर के हाथ में अस्तुरा जैसी होगी। ये पृथ्वी के लिए संकट की घड़ी है। जानते हो समीर, हम दोनों इस संकट से मुक्ति की बात करते हैं। जानते हो समीर, हम दोनों इस संकट से मुक्ति की बात करते थे, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन क्रूर समय ने उन्हें निगल लिया। वह दुनिया के बारे में कार्ल सागन से आगे सोचते थे। कहते थे, हमारे देश ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया है। मैं इसे और आगे ले जाऊंगा। बड़ी गंभीरता से कहते हैं, संपर्क टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उससे हम जल्दी ही अंतर्ग्रहीय व्यवस्था के युग में प्रवेश कर जाएंगे। और मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश यही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के आगे कुटुंबकम से आगे ब्रह्मांडम कुटुंबकम बनाएंगे। दुख नाम की चीज इस ब्रह्मांड में नहीं होगी। मगर समीर, क्या मालूम था कि उनका सपना सपना ही रहेगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं धर्म की अफीम से अपने को बचाने में सफल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के विचार ब्रह्मांडम कुटुंबकम को इस दुनिया के सामने जल्दी ही लाऊंगी। मैं एक चीज़ तुम्हें अभी बता देना चाहती हूँ कि इसमें मुझे तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तुमसे मैं या यूँ कहूँ कि किसी से सहयोग लूँगी या मैंने पिछले 2 महीने में तुम्हारे बिहेवियर को देखने के बाद सोचा। दूसरे शब्दों में कहें कि तुमने ऐसा कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने को लकी मानता हूँ कि आपने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक माना। वह बात आगे बढ़ा इसके पहले मैंने कहा कि अगर आपका मूड हो तो बातों के साथ साथ डिनर भी शुरू करें। गरम गरम अच्छा लगेगा। हालांकि सभी हॉटपॉट में है। उन्होंने मेरी बात पर मोबाइल उठाकर टाइम देखा, फिर बोली, ठीक कहते हो, टाइम हो गया है। समीर, जब मैं हस्बैंड के साथ थी तो भी हम दोनों ऐसे ही बातें करते थे। मैं ज़्यादा बात करती थी। हम दोनों जी तोड़ मेहनत करते थे। खाना पीना बस ऐसे ही हो जाया करता था, ब्रेड, दूध, अंडा या मौसमी फल वगैरह। बाद में जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे खाने पीने का सिस्टम बदला। महीने में 3-4 दिन होटल में खाने लगे। वो किचन में ज़्यादा समय देना पसंद नहीं करते थे। मैंने कहा, तो क्या वो किसी एक्टिविस्ट की तरह किसी बड़े अभियान की योजना बना रहे थे? बालकनी से जब मैं संपा जी को लेकर खाने की टेबल की तरफ बढ़ा तभी यह पूछ लिया। उस वक्त मैं उनको कमर के पास पकड़े हुए चल रहा था। फिर चेयर खींच कर बैठाया। दूसरी तरफ आकर मैंने टेबल पर रख के कई हॉटपॉट एक एक कर खोलने शुरू किए। यह सारे हॉटपॉट में आनन फानन में यह प्रोग्राम निश्चित होने के बाद ही खरीद कर ले आया था, जिससे संपा जी को गरम गरम डिनर करा सकूं। एकदम नए इतने हॉटपॉट देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कह ही दिया, लगता है कि तुमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोशिश ही आ गई कि सब कुछ अच्छा हो। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम सफल हो, लेकिन इतने सारे पॉट में तुमने क्या क्या रखा है, क्या क्या रखा हुआ है? मैंने कहा, मैंने हर वह चीज़ लाने की कोशिश की है जिन्हें खाकर अच्छा लगे। मेरी इस बात पर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम मेरे लिए क्यों इतना परेशान हो। क्रैब डिश उनकी प्लेट में डालते हुए कहा, लीजिए, पहले इसे टेस्ट कीजिए। क्रैब का एक पीस मुंह में डालते हुए बोली,
आज सालों बाद क्रैब खा रही हूँ। यह तो बहुत टेस्टी है, तुम भी लो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैं इस बार उनके तुम शब्द पर अटक गया था। उन्होंने घर आने की कुछ देर बाद से ही तुम बोलना शुरू किया था। वह बहुत प्यार से टेस्ट ले लेकर क्रैब खा रही थी। मैंने भी शुरू करते हुए इसके बाद प्लेटों में लॉबस्टर, प्रॉन, सी फूड सलाद, नान बटर, टूना फिश आदि निकालता गया। हर डिश वह पूरा स्वाद लेकर खाती जा रही थी और मेरी पसंद की तारीफ करते नहीं थक रही थी। क्रैब नॉन के अलावा वह बाकी सारी चीज़ें पहली बार खा रही थी। सलाद और प्रॉन की तारीफ करते वह थक नहीं रही थी। हाँ, जब डिनर शुरू हुआ तो मैंने उन्हें पहला पीस अपने हाथों से खिलाया था और वह मुस्कुरा रही थी। डिनर के साथ हमारी बातें बराबर चल रही थी। वह बोली, लगता है तुमने थीम बेस डिनर अरेंज किया है। एक नॉन को छोड़कर बाकी सब सी फूड है। मैंने कहा, ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन होटल मेनू देखा तो यही सब मुझे पसंद आया। मैंने सोचा रोज़ की चीज़ों से कुछ अलग होना चाहिए। उनके पूछने पर जब होटल का नाम बताया तो वह चौंकती हुई बोले, अरे यह तो 5 स्टार है, तुमने तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। मैंने कहा, खुशी की कोई कीमत नहीं होती है। तो वह बोली, शायद तुम ही सही हो। करीब घंटे भर में हमने डिनर खत्म किया, मगर हमारी बातें नहीं खत्म हुई। सिंक में संपा जी के हाथ भी मैंने अपने हाथों से धोए। वह मना करती रही, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने देखा तब वह एक शर्म या अजीब सी संकोच में सिकुड़ सी रही थी। हाथ धोकर उन्हें तौलिए से पोंछकर मैंने कहा, अभी स्वीट तो बाकी है, बिना उसके तो डिनर अधूरा है। वह बोली, पहले ही बहुत खा चुकी हूँ, अब और कुछ लेने की इच्छा नहीं है। लेकिन मैं स्वीट डिश प्लेट में निकाल कर बालकनी में आ गया। वह पहले ही बालकनी में आ गई थी। हवा तेज थी, ठंडी भी। वह रेलिंग पकड़े खड़ी रही। मैं भी उनकी बगल में उन्हीं की तरह खड़ा हो गया। वह दूर आसमान में देखती हुई बोली, समीर, इस शानदार डिनर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जाने के बाद सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसे इस माहौल में ऐसा डिनर करूँगी। मैंने कहा, संपा जी, मैं सोचता हूँ कि अब हमारे बीच धन्यवाद आदि जैसी किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। मेरी इस बात पर वो हंसी और एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। फिर क्षण भर बाद बोली, समीर, मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों साथ साथ लंबा सफ़र तय करने वाले हैं। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे मन की बात कह दी। मैं उनकी तरफ मुड़ा और बोला, मैं इस बात को काफ़ी समय से महसूस कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने कह कर स्पष्ट कर दिया। करीब 15 मिनट हम दोनों यूं ही खड़े बातें करते रहे। फिर मुझे लगा वह आलस महसूस कर रही है। घड़ी पर नज़र डाली तो करीब 1:30 बज रहे थे। मैंने कहा, आइए आराम करिए, मुझे लगता है आप थक गई हैं। मैंने देखा खाने के दौरान जो 3 पैक विस्की उन्होंने ली थी उसका असर खूब हो रहा है और वह असर उनकी बातों पर दिख रहा है। मेरी बात सुनकर बोली, हाँ समीर, मैं आराम करना चाह रही हूँ, ले चलो मुझे। मैंने प्यार से उनका हाथ पकड़कर कहा, आइए। मगर अगले ही पल उन्होंने चौंका दिया। जो हाथ मैंने पकड़ा था उसे छुड़ाया। फिर दोनों हाथ बच्चे की तरह ऐसे आगे कर दिए जैसे वह गोद लेने के लिए कहता है। उनके चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत और शरारत दोनों दिख रही थी। मैं भी मुस्कुराए बिना न रह सका और फिर उन्हें गोद में उठाने में देरी नहीं की। थोड़ा झुककर दोनों हाथों से उन्हें ऊपर उठा लिया। उनका चेहरा मेरे चेहरे के एकदम सामने था। उठाने के बाद मैं कुछ देर उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करता खड़ा रहा। वह भी मेरी ही आंखों में देखे जा रही थी। फिर अचानक ही मेरे होंठों को चूम लिया। मैंने करंट सा महसूस किया। कुछ समझूं तभी उनके होंठ मेरे फिर होंठों से सट गए। मैं उन्हें ऐसे ही लिए लिए बेड के पास आकर खड़ा हो गया। तब उन्होंने अपने होंठों को अलग किया और नीचे उतारने का संकेत दिया। मैंने उतार दिया। तभी वह बोली, समीर, तुमने इन कुछ घंटों में ही मेरा ऐसा ख्याल रखा है कि लगता है जैसे मुझ पर पड़ी बरसों बरस की अकेलेपन की मोटी चादर बाहर चल रही फागुनी बयार कहीं दूर उड़ा ले गई है और अपने नर्म मखमली स्पर्श से
मुझ में बरसों से गहरे भीतर तक समाई दुख वेदना को छू मंतर कर रही है। मैं उनकी बात पर केवल मुस्कुरा कर रह गया। तभी उन्होंने कमरे में दोनों तरफ पड़े बेड की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुमने अब भी बीच में इतनी चौड़ी दरार क्यों बना रखी है, लाइक अ रिफ्ट वैली। समीर, मैं और मेरे हस्बैंड इस खाई को ही खत्म करना चाहते थे। हर किसी के बीच से खाई खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जितनी कोशिश की वह उतनी ही हर तरफ और ज़्यादा बढ़ती रही। अब देखो, यहाँ सिर्फ हम और तुम हैं। तुमने मुझे एक रात अपने यहाँ बिताने के लिए बुलाया है, लेकिन यहाँ भी इतनी चौड़ी 7 फीट चौड़ी खाई बनी हुई है। समीर, समीर, यह खाई मुझे इरिटेट कर रही है। संपा जी की बात, उनकी भावनाएं मुझे समझते देर न लगी। मैंने कहा, आप बैठिए, मैं अभी इस खाई को हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। फिर दोनों बेड मैंने आपस में मिला दिया। यह देखकर वह बोली, हाँ, अब कितना अच्छा लग रहा है। वह बैठ गई बेड पर। फिर अचानक ही चौंकती हुई बोली, ओह शिट। मैं चौंका, अब क्या हो गया? मैंने पूछा, कोई प्रॉब्लम? मुझे लगा शायद मैट्रेस हार्ड है, ये तो स्प्रिंग मैट्रेस पर सोती है। वह बोली, नहीं, प्रॉब्लम जैसी कोई बात नहीं है, स्लीपिंग ड्रेस तो लाई ही नहीं। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया, यह कहकर कि चलो मैनेज करते हैं। और फिर तुरंत ही मुझसे उन्होंने टॉवल मांग लिया और वॉशरूम चली गई। लौटी तो सिर्फ टॉवल में थी। मुंह वगैरह धोकर ब्रश करके आई थी, काफ़ी फ्रेश लग रही थी। उनके बाद मैंने भी चेंज किया, मुंह हाथ धोने ब्रश करने लगा। काफ़ी थकान उतर गई। मैं आया तो संपा जी बेड पर बैठी थी। टॉवल में बैठना मुश्किल हो रहा था तो अजीब सा पैर पीछे मोड़कर बैठी थी। मैं उनके करीब बैठ गया। वह प्रश्न जो डिनर से पहले पूछा था कि क्या उनके पास अपने सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए कोई योजना थी, पुनः पूछ लिया। तो वह कुछ देर जैसे कहीं खो गई। फिर बोली, हाँ, एक विस्तृत योजना बनाई थी हम दोनों ने। उस पर एक निश्चित अवधि के बाद काम करने की सोची थी। मैं योजना के बारे में कुछ पूछूं उसके पहले ही उन्होंने यह कहकर चैप्टर क्लोज कर दिया कि इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज तो मैं सिर्फ इस डिनर, इस रात को जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैंने कहा, श्योर, मुझे बेहद खुशी होगी। तभी वह बोली कि ये फ़ैन और तेज़ नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा, हो जाएगा, और उठकर उसे फुल स्पीड में कर दिया। नाइट लैंप ऑन कर लाइट ऑफ कर दी। अपने बेड पर पहुंचा तब तक वह बैठी थी। मुझसे पूछा, सुबह कितने बजे उठते हो? मैंने कहा, कुछ निश्चित नहीं है, जब नींद खुल जाए। वह बोली, ओह, मेरा भी यही हाल है। ठीक है, आओ अब सोते हैं। हमारे बीच कोई रिफ्ट वैली तो नहीं होगी ना? मैं आज से पूरा समझ पाता उसके पहले ही मैं उनकी बाहों में था। जब वह बाहों में ले रही थी तब मैंने जो खूबसूरत एहसास महसूस किया वह पहले कभी नहीं किया था। संपा जी वाकई मुझे उसी समय से एक खास महिला नजर आने लगी। जीवन के हर क्षेत्र में काम करने का उनका अपना एक अलग अंदाज मोह लेता था। उनके हर काम में एक क्लासिकता होती थी, कोई उद्दंडता, कोई हल्कापन नहीं। वह पूरी रात उनके हमारे बीच डिनर और भरपूर एक होने की रात थी। सुबह तक एक तरह से वह मुझे इस मामले में भी टीच कर रही थी, ऐसे जैसे सेक्स वासना नहीं एक आर्ट है। ऐसे जैसे सेक्स वासना नहीं एक आर्ट है, एक क्लासिकल आर्ट जिसकी अपनी एक कंप्लीट फिलॉसफी है, जिसे समझना आसान नहीं तो अबूझ पहेली भी नहीं है। इसे समझने के लिए धैर्य, निर्मल मन और पूरा माहौल चाहिए। उस रात संपा जी ने आदर्श माहौल बनाए रखा। कहने को मैंने अपने यहाँ रात बिताने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन सच यह था कि रात मैं उनके साथ बिता रहा था। मैं उनके हाथ में एक पपेट की तरह था, जिससे वह रात भर कुशल खिलाड़ी की तरह खेलती नहीं रही, बल्कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रही थी। और सुबह होते होते वह पपेट प्राणवान होकर सोने आराम करने लगा। उसकी आंख लग गई, वह सो गया और सुबह उठा तो 10 बज गए थे। उठकर बैठा तो वह असाधारण सी महिला बिल्कुल सामान्य सी
दिखती मेरी स्टडी टेबल के पास बैठी पेपर पढ़ रही थी। हाकर बालकनी में पेपर फेंक जाता है। वह इस समय भी टॉवल में ही थी। मैंने उठकर गुड मॉर्निंग किया। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे ही कहा, वेरी गुड मॉर्निंग समीर। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।